हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एंड सक्सेस क्लासेस में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है HCF 306,657 बराबर 9। मतलब 306 और 657 का HCF हमें दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है? इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो देखिए इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, हमें पता होता है, हमें पता है, हम जानते हैं एक फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM। ठीक है, तो दो संख्याएं कौन सी हैं? वो दो संख्याएं ये है 306 और 306 गुणा 657 बराबर HCF इनका कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है? LCM। तो देखिए LCM निकालना है तो 9 कहाँ जाएगा? इसके बटे में, क्योंकि जो चीज निकालना होती है उसे फ्री करना होता है। तो ये 9 जाएगा इसके बटे में, तो यहाँ पे हो जाएगा 306 गुणा 657 और बटे में आएगा 9 बराबर LCM। देखिए 9 से इसे हम काट के देखते हैं, 9 एकम 9 और यहाँ पे 9 तिया 27, बचा कितना? 3 बचा और 6 इधर है, 36 हो गया। 9 चौक 36। ठीक है, ये पूरा कट गया इससे। तो जो एलसीएम आएगा, LCM इज इक्वल टू 34 इंटू 657। ठीक है, अब हम इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, जो भी आएगा वही क्या होगा? हमारा एलसीएम होगा। तो देख लो मल्टीप्लाई, 657 और 334, 4 सत्ते 28, 28 का 8 हासिल लगा 2, 4 पंजे 20, 20 और 2 22, 22 का 2 हासिल लगा 2, 4 छम 24, 24 और 2 26 गुणा 3 सत्ते 21, 21 का 1 हासिल लगा 1, 3 पंजे 15, 15 और 2 17 का 7 हासिल लगा 1, 3 18, 18 और 1 19। यहाँ पे देखिए 8 3 13 का 3 हासिल लगा 1, 10 और 2 12, 12 का 2 हासिल लगा 1 और 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। मतलब जो इसका एलसीएम आएगा वो एलसीएम क्या होगा? वो होगा 22,338। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। देखिए अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है, मतलब ये जो 6 की पावर n है, 6 की पावर n है, ये बोल रहा है कि जब ये गुणनफल अगर हम इसका करें तो ये कहाँ पे समाप्त हो? शून्य पर समाप्त हो, 0 पर समाप्त हो। देखिए 6 की पावर n या कोई भी नंबर दे, ठीक है, सपोज मान लो 6 की पावर n, यहाँ पे मान लो हमने n की वैल्यू रखी है 1 2 3। अगर हम n की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो 6 की पावर क्या हो जाएगा? 1। अगर हम n की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो 6 की पावर क्या हो जाएगा? 2। अगर हम n की वैल्यू 3 रख रहे हैं तो 6 की पावर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, तो इसके लिए एक नियम होता है। ठीक है, कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसका गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का हो। भाई कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसका गुणनखंड 2 इंटू 5 की रेंज में हो। ठीक है, मान लो सपोज मान लो ये 20 है, 20 0 पर समाप्त हुआ है, तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 5। ठीक है, तो देखो 2 की पावर 1 और ये इधर 5 की पावर 1। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1, ऐसा है। ठीक है, तो कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जब कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होती है जब उसका गुणनखंड, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, यदि संख्या का गुणनखंड
2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप का है तो संख्या शून्य पर समाप्त होगी। शून्य पर समाप्त होगी। ठीक है, और अगर इस रूप का नहीं है तो शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। तो देखिए सिक्स के हम फैक्टर करके देख लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। तो 6 के अगर हम गुणनखंड करें तो देखिए 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ठीक है, तो 6 के गुणनखंड क्या आए हैं, 2 आए हैं और 3 आए हैं। तो 2 की पावर 1 मतलब ठीक, दो तो ठीक है, लेकिन 5 का है, क्योंकि अगर ये 0 पर समाप्त होती तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था, जो कि नहीं है। यहाँ पे कितना है, 3 है। अब यहाँ पे लिख देंगे संख्या का गुणनखंड करने पर संख्या का गुणनखंड करने पर 2 की पावर n करने पर गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है। जब नहीं है तो 6 की पावर n जो है, 6 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। समाप्त नहीं होगी मतलब कभी भी समाप्त ये शून्य पर तो नहीं होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही पूछा था कि ये शून्य पर समाप्त हो सकती है या नहीं, तो ये शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। देखिए लेक्चर 1 में हमने आपको बताया था भाज्य और अभाज्य संख्या। भाई भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, और अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो भाज्य संख्याएं क्यों है, इनका रीजन हमें बताना है। अगर हमें सॉल्व करने पर इसके 2 से अधिक गुणनखंड मिल गए तो ये भाज्य संख्याएं होगी, और अगर इसके सिर्फ 2 गुणनखंड मिले तो ये अभाज्य संख्याएं होगी। ठीक है, तो देखते हैं, देख लीजिए 7 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, इज इक्वल टू लगा लो। यहाँ पे देखिए 13, यहाँ पे भी 13, यहाँ पे तो यहाँ पे 13 कॉमन लेंगे। जब 13 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, यहाँ पे 7 बचा इंटू 11, या तो 13 निकल गया। ठीक है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे 13 निकल गया, जब कुछ नहीं बचा तो क्या बचा है यहाँ पे 1। ठीक है, 1। अब यहाँ पे देखो 13 और इसे 11 सत्ते 77। ठीक है, प्लस 1। यहाँ पे देखिए 13 77 और 1 78। ठीक है, तो यहाँ पे आया है 78। ठीक है, मल्टीप्लाई। जब इसकी मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 तो होता ही है सबकी मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे देखिए ये इसका क्या हो गया, प्रथम गुणज हो गया, ये इसका प्रथम गुणज हो गया, और ये इसका क्या हो गया, द्वितीय गुणज हो गया, द्वितीय गुणज हो गया, और ये इसका क्या हो गया, तृतीय गुणज, तृतीय गुणज। तो भाई इसके 2 से अधिक गुणनखंड है तो हम इसे क्या कह सकते हैं, अतः इसके 2 से अधिक गुणनखंड है तो ये क्या हो जाएगी, आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अतः संख्या को इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, इसीलिए ये
भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, इसके इस वाले पार्ट को भी देख लेते हैं भाई। 7 into 6 into 5 into 4 into 2 into 1 प्लस 5। ठीक है, तो देखिए 5 और 5 दोनों में है, तो यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे। तो 5 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? 7 गुणा 5 गुणा, सॉरी 5 तो निकल गया, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब यहाँ से 5 निकल गया, तो क्या बचा? यहाँ पे 1 बचा। तो देखिए 5 और यहाँ पे देखो 7 छंग 42। ठीक है, 42 हो गया, गुणा 4 3 12, 12 दूनी 24। ठीक है, और प्लस का 1। अब यहाँ पे देखिए 5 और 42 और 24 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 42 और 24 की मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 और 4 दूनी 8। यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 10, 10 का 0 हाथ से लगा, 1 9 और 1 10, मतलब 1008। यहाँ पे हो जाएगा 1008 और प्लस का क्या है? 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 गुणा 1008 और 1 9, और जब सबके गुणा में 1 तो होता ही है, तो 1। तो देखिए इसका भी ये क्या हो गया? प्रथम गुणज हो गया, और इसका ये क्या हो गया? द्वितीय गुणज हो गया, और इसका ये क्या हो गया? तृतीय गुणज हो गया, तृतीय गुणज। तो सेम यही चीज यहाँ पे लिख देंगे और ये हमारा हो जाएगा। तो देखिए किसी भी संख्या का भाज्य होना का मतलब यही है, अगर उसके 2 से अधिक गुणनखंड है तो वो संख्या भाज्य है, अन्यथा वो संख्या क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, अब इसके आगे का लास्ट क्वेश्चन देखिए, इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल देखेंगे हम। ठीक है, जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कितने समय के बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो देखिए एक वृत्ताकार पथ है, तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं तो इन्हें समझने के लिए एक ट्रिक कह सकते हैं, ट्रिक का यूज करते हैं। ट्रिक देखिए, अगर क्वेश्चन का सेंस अधिकतम में निकल रहा है, क्वेश्चन का सेंस अगर अधिकतम में निकल रहा है तो हमेशा HCF निकालेंगे, HCF। अगर क्वेश्चन का सेंस, क्वेश्चन हमने पढ़ा और उसमें उसका सेंस अधिकतम निकल रहा है तो HCF निकालते हैं, और अगर न्यूनतम निकल रहा है तो LCM निकालते हैं। तो LCM, अब जैसे एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ है ये। इस वृत्ताकार पथ में कौन कौन घूम रहा है? सोनिया और रवि, सोनिया और रवि। सोनिया को S से और रवि को R से। ठीक है, तो सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक, तो अगर हम इस क्वेश्चन को करें तो देखिए यहाँ पे क्या है, बोल रहे हैं कि एक ही दिशा में, एक ही दिशा में जा रहे हैं ये, और एक ही स्थान पे खड़े होकर ये भागना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बोल रहे हैं यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यहाँ पे पुनः प्रारंभिक स्थान, मतलब ये यहाँ से भागे, भागने के बाद 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद क्या होगा? ये कहीं ना कहीं पे मिलेंगे, एक ही स्थान पे मिलेंगे। तो अगर हम इन्हें पूरा दिन भगाया जाए, पूरा दिन अगर इस वृत्ताकार पथ का राउंड लगवाया जाए तो ये कई बार मिलेंगे। लेकिन वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? पुनः। पुनः का मतलब दोबारा से। एक बार तो ये भाग ही रहे यहाँ से, दोबारा से ये भागने के बाद दोबारा से कम तो एक ही बार मिलेंगे। तो कम से कम का जब सेंस आया है तो यहाँ पे क्या निकालेंगे हम? LCM। तो भाई किसका किसका निकालना है? 18 का LCM निकालना है और
12 का। तो हम यहाँ पे 18 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 ने 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, 12 के भी फैक्टर कर लेते हैं। 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो देखिए 18 के जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं 2 गुणा 3 गुणा 3। 12 के जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं 2 गुणा 3। तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की घात 2, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3। ठीक है, तो निकालना है हमें एलसीएम, तो एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में क्या लेते हैं, मैक्सिमम पावर लेते हैं। हमने पहले लेक्चर में आपको बताया था मैक्सिमम पावर। तो 3 की यहाँ पे भाई 3 है मिनिमम, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे कितनी है 2, तो ये लेंगे 3 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2, तो मैक्सिमम पावर मतलब 2 की घात 2। तो देखिए 3 की घात 2, 3 तिया 9, 2 की घात 2, 2 दूनी 4। अब अगर हम इनका गुणा कर दें तो 9 चौक 36, मतलब ये हुआ कि 36 मिनट के बाद सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये प्रश्नावली 1.1 यहाँ पर समाप्त होती है। अब हम प्रश्नावली 1.2 लेके आएंगे, और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि YouTube चैनल नया चैनल है हमारा, तो आपकी हेल्प की जरूरत है। ठीक है, थैंक्स।